नमस्कार साथियों, और आज उत्तराखंड की बातों को लेकर मैं आपको कुछ बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको बतानी आज जरूरी है। स्थिति बहुत ही बिगड़ती जा रही है। अगर उत्तराखंड में आप कानून व्यवस्था को देखें तो भाजपा की सरकार ने ध्वस्त कर दिया है कानून और व्यवस्था। अगर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो हमने देखा कि पहले भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हटाए गए, 3 मुख्यमंत्री हटाए गए। अब की बार इस वाले मुख्यमंत्री को हटाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो ना तो कोई कार्य कर सक रहा है, ना इन्हें पता ही है कि इन्हें करना क्या है। कौन है ये मुख्यमंत्री? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के इस कार्यकाल में हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले बेलगाम हो गए हैं, फ्रस्ट्रेटेड है ये पुलिस वाले। जिस तरीके की हरकतें ये कर रहे हैं वो तो अति को भी पार कर दे रहे हैं। सबसे पहला आपको पता है अंकिता भंडारी केस में विनोद आर्या को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है पुलिस ने, ये बताए ये सरकार। अब तक खुलेआम क्यों घूम रहा है विनोद आर्या, ये बताए पुलिस, ये बताए डीजीपी महोदय। जो आप एसटीएफ गठित कर देते हैं, एसआईटी गठित कर देते हैं, ये केवल नाम है और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। सबसे पहले आपको बताना होगा कि आखिर अब तक क्यों नहीं अरेस्ट हुआ विनोद आर्या और उसका भाई, उसका बेटा अंकित आर्या। जब तक ये अरेस्ट नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा जो न्याय की दिशा में हो। आपने एविडेंस सारा डिस्ट्रॉय किया है, साक्ष्य सारा डिस्ट्रॉय किया। मुख्यमंत्री जी, आपको अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आप ये बताइए कि किसके आदेशों पर उस रिजॉर्ट को ध्वस्त किया गया? आपके आदेशों पे किया गया, तो आपको हटना होगा। और रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायक है, अब तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? और उस जिले के जो डीएम है, जिनको यही नहीं पता कि इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैटर हो गया और वहां पे ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है, कभी कहते हैं पता नहीं, फिर कहते हैं पता है, और आप लोग कहते हैं पता नहीं, पता है, पता नहीं, पता है। तो आप लोग इस सरकार को चलाने के लायक नहीं है, ये साफ हो गया है। दूसरी बात, ये तो 2 बल्कि 3, ये बताइए कि उस वीआईपी का नाम क्या है जिस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विसेज की जरूरत थी उत्तराखंड की एक 19 साल की मासूम बच्ची के, और इसी कारण से उस बच्ची की इस प्रकार से निर्ममता के साथ, बर्बरता के साथ हत्या करा गया। अब मैं आप लोगों को साथियों बताना चाहती हूं कि केदार भंडारी केस आखिर क्या है, क्योंकि उसी जगह से केदार भंडारी का केस आता है और वहां से तमाम और केसेस आ रहे हैं। तो क्या वहां के एसएसपी चौहान जी को हटाया नहीं जाना चाहिए? जो काम नहीं कर पा रहे वहां से उनको नहीं हटाया जाना चाहिए, लेकिन उनके केवल हट जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इनमें से कोई भी आज कोई काम नहीं कर रहा है। केदार भंडारी 19 साल का एक लड़का था जो अग्निवीर बनने चला, और परमार्थ निकेतन की एक वर्बल कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने उसको उठा लिया इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये इलीगल, अवैधानिक डिटेंशन था। उसे कस्टडी में नहीं लिया, उसे बैरक में बिठाया, लॉकअप में नहीं ले गए। लॉकअप में तो तब ले जाते ना जब उसके खिलाफ केस बनता, जब उसे अगले दिन इन्हें कोर्ट में पेश करना होता। लेकिन पुलिस वाले लक्ष्मण झूला थाने के, उन्होंने जानबूझ के इस बच्चे को बैरक में ले जाकर बिठाया। बैरक में इसलिए ले जाकर बिठाया जहां पे पुलिस वाले आराम करते हैं, ताकि उसे वहां मार सके, पीट सके। और पुलिस वालों ने उसे मारा, पीटा। उसके माता पिता आज भी इंतजार कर रहे हैं अपने बेटे का। और उसके बाद पुलिस ने इतना मारा पीटा, और उसके बाद कहते हैं कि गंगा में डूब गया और स्वयं डूब गया। अगर वो आगे चल रहा था और वो पीआरडी के जवान के साथ बैठा था और उसके बाद वो आगे दौड़ रहा था, तो क्या केवल एक पीआरडी का जवान उसके साथ दौड़ता हुआ नहीं दिखना चाहिए था? या पीआरडी का जवान भागे भागे गया, सबको बुला के लाया और फिर वो दौड़ने लगा? किसको बेवकूफ बना रहे हो डीजीपी महोदय? किसको बेवकूफ बना रहे हैं एसएसपी चौहान? जिस तरीके से हत्या हुई है इस बालक की, और अगर नहीं हुई है तो उसको ढूंढ कर निकालो। ये बता रहा है कि यहाँ की पुलिस बेलगाम हो चुकी है, और पौड़ी की पुलिस बेलगाम है। संतोष कुंवर को जो थाना इंचार्ज था वहां से हटाने का मतलब ही है कि आप इस बात को मानते हैं कि वहां पे आप लोगों ने गलत किया था। आप लोगों ने गलत इसलिए किया था क्योंकि आप लोग फ्रस्ट्रेटेड हो, और वो
मनोहर सिंह रावत हो वहां पर, संतोष कुंवर हो वहां पर, या वहां का सीओ हो सुयाल जी, इन सबको हटाया जाना चाहिए। मनोहर सिंह रावत के ऊपर यह पहली बार नहीं है कि आरोप लगे, संतोष कुंवर के ऊपर पहली बार नहीं है कि आरोप लगाए। और मनोहर सिंह रावत को याद कराना चाहती हूं, मैंने तुम्हारा स्टिंग भी किया था, मैंने तुम पर केस किया था, और वो तो तुम बचे हो, और वही मेरी गलती हो गई कि तुम्हें हाई कोर्ट तक ले जाकर, सुप्रीम कोर्ट तक ले जाकर मैंने सजा नहीं दिलवाई, वरना आज एक किसी और के बच्चे के साथ ये करने की हिम्मत ना करते। मगर ये थाना पूरा का पूरा बर्खास्त होना चाहिए। इस थाने को बर्खास्त कब किया जाएगा? दूसरा सवाल। 302 का मुकदमा कब किया जाएगा? तीसरा सवाल। ये मैटर सीबीआई को कब दिया जाएगा? ये 3 सवाल अंकिता भंडारी के केस के, 3 सवाल केदार भंडारी के केस के। कब मिलेगा न्याय अंकिता भंडारी को? कब मिलेगा न्याय केदार भंडारी को? एक मां अपने बेटे का इंतजार कर रही है और वो चाहती है कि बेटा उस तक जल्दी से पहुंचे। मगर अब आ जाती हूं इस थाने के ऊपर, कुछ और बातें करते हैं। ये वही थाना है जो लक्ष्मण झूला थाना कहलाता है, और लक्ष्मण झूला थाना जो है उसके तहत ही अंकिता भंडारी वाला मैटर इन्वेस्टिगेट हो रहा था, और अब वहां से संतोष कुंवर को हटाया जाना बताता है कि वहां उस थाने में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसने अंकिता भंडारी के केस को भी कमजोर किया है। तो अब क्योंकि केदार भंडारी के लिए आवाज उठी, तो डीजीपी महोदय ने वहां से संतोष कुंवर को हटा दिया। हटाना काफी नहीं है, बर्खास्तगी चाहिए। बर्खास्तगी इसलिए चाहिए क्योंकि पुलिस की कस्टडी में किसी की मृत्यु हुई। आप तो कहेंगे कि वो आपकी कस्टडी में नहीं था क्योंकि वो आपकी इलीगल डिटेंशन में था, तो और भी बड़ा अपराध किया है पुलिस वालों ने। अगर बिना एक लिखित कंप्लेंट के आपने किसी बच्चे को उठाया, और ये पुलिस कह रही है, मैं नहीं कह रही हूं, अब मैं देखना चाहती हूं कि परमार्थ निकेतन वालों को बचाने के लिए, क्योंकि परमार्थ निकेतन के तार प्रधानमंत्री तक जुड़े हुए हैं, परमार्थ निकेतन वाले साधुओं को बचाने के लिए कब तक झूठ बोलोगे और कब अब अपनी कहानी को बदल दोगे, यह बताना पड़ेगा। अगर संतोष कुंवर को लक्ष्मण झूला थाने से हटाया गया केदार भंडारी का मैटर के खुलासे के बाद, तो क्या उसे पहले ही नहीं हटाया जाना चाहिए था अंकिता भंडारी वाले मैटर में? क्या वहां के हर पुलिस वाले को नहीं हटाया जाना चाहिए? आपने बेटी अंकिता भंडारी का दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, जबरदस्ती करके आप लोगों ने उसके शव को जलवाया। हाथरस की बेटी के साथ जो किया था वही इस बेटी के साथ किया गया। उस बेटी के साथ केवल इतना हुआ कि उसका जो पोस्टमार्टम था वो दिल्ली में हुआ था, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो रेप की पुष्टि हुई। यहाँ पे रेप की पुष्टि नहीं हुई। जिस बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हो गया उसकी आपने बॉडी ढूंढी, केदार भंडारी की बॉडी नहीं ढूंढी। इसलिए नहीं ढूंढी क्योंकि अंकिता भंडारी के केस में पुलिस की संलिप्तता है। अपराध किया पुलकित आर्या, विनोद आर्या ने, और विक्टिम थी बेटी अंकिता भंडारी, और पुलिस ने बचाने के लिए जो सरकार है उसके दबाव में कार्य करते हुए विनोद आर्य और उसके बेटे को बचाने के लिए सारे एविडेंसेस नष्ट कर दिए, सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के कारण। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं केदार भंडारी के बारे में, तो केदार भंडारी एक गरीब घर का बच्चा, और केदार भंडारी के साथ आपने जो किया उसमें कोई कंप्लेंट कहीं से रिटन में नहीं आई, मगर आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन के लिए आधी रात को उसको उठाया, पी रखी होगी, और पुलिस वालों ने सोचा बहुत दिनों से हाथ साफ करने को नहीं मिला तो इसी बच्चे के ऊपर हाथ साफ कर दो, और वही किया इन पुलिस वालों ने। और इस बच्चे के साथ इसका मतलब है जो क्राइम हुआ उसमें जो अपराधी है वो पुलिस है, उसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है। पुलिस और केदार भंडारी के बीच का मैटर है, और पुलिस अपराधी है। पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जानी चाहिए, करनी पड़ेगी। 302 का एफआईआर कब दर्ज होगा और ये पुलिस वाले कब होंगे बर्खास्त, क्योंकि इसमें अपराधी पुलिस है, पुलिस ने हत्या करी है।
अगर पुलिस की कस्टडी में वो था, ये खुद मान चुके इस बात को कि उनके साथ था, मतलब इलीगल डिटेंशन भी ये मान चुके हैं। अगर वो दौड़ता हुआ गया और वो कूद गया वहां पे गंगा में, तो ये बताओ कि गंगा में कूदा और तुम उसे बचा नहीं पाए? तुमने गोताखोर लगा के उसकी जान बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी? और अगर नहीं भी करी और वो डूब भी गया तो उसके शव को क्यों नहीं निकाल पाए? इसलिए नहीं निकाला इन्होंने क्योंकि उसको इतना मारा, इतना पीटा कि उसके ऊपर जो उसके शरीर पर घाव थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बने और उसमें ये सारे घाव आ जाए। इसलिए डीजीपी महोदय, अगर आप सचमुच में न्याय करना चाहते हैं केदार के लिए, और देखिए प्रमोद बिष्ट जी लिख रहे हैं केदार एक सरल स्वभाव का बालक था, उसे न्याय मिलना चाहिए, मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे। उसको न्याय दिलवाने के लिए आप लोगों को, अपने आसपास के लोगों को एकदम जागरूक करके सड़कों पे आना होगा, वरना ये सरकार कुछ नहीं समझती। पौड़ी की पुलिस ने धमकाने वाला ट्वीट किया, जगह जगह फेसबुक पर जाकर ये कमेंट करते हैं कि इस विषय में कुछ ना बोलो। इस विषय में तो बोला जाएगा क्योंकि इस विषय को दबाने की कोशिश करी है आप लोगों ने। शर्म नहीं आती? उसके बाद लोगों को धमकाने की कोशिश करते हो। ये गीदड़ भपकिया कहीं और दो, केस करो, देखना चाहती हूँ कैसा केस करते हो। जितना करोगे उतना फंसोगे। और मैं बार बार कह रही हूं, मोडस ऑपरेंडी मनोहर सिंह रावत का मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मुझे कोई समझाने की कोशिश भी ना करे। मेरे उस मैटर में क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने अब तक कोई कार्रवाई करी? क्या उस समय की सीओ रही और आज जो एसपी है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? बचाने की कोशिश करते हैं, चाहे ये पुलिस शिकायत प्राधिकरण होते हैं, ये सब बचाते हैं अपने पुलिस वालों को। बच नहीं सकोगे और तब तक बच सकते हो जब तक जनता चुप रहती है। जनता जागरूक नहीं है, जनता डर जाए तो आप लोग जो चीज में आता है वो कर सकते हो। अब नहीं कर पाओगे, बहुत हो चुका। केदार भंडारी को न्याय चाहिए, अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए, न्याय तो देना पड़ेगा। उधर मुख्यमंत्री जी सो रहे हैं, आपकी नींद नहीं खुलती? आप किस तरह के व्यक्ति हैं? कैसे सोते हो? एक मीटिंग करके बताते हो कि महिलाओं के प्रति अपराध नहीं बर्दाश्त किए जाएंगे। अपराध हो चुके। अरे बेशर्मो, बेशरम मुख्यमंत्री, ये बताओ कि आपने कैसे कहा ये? आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े बड़े पोस्टर लगाते हो आप किस मुंह से ये पोस्टर लगाते हो कि महिलाएं खुशहाल हैं, युवा खुशहाल है? अरे कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो अपने अंदर झांक लो। आत्मा मर चुकी है आपकी, मर चुकी है आत्मा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की। इन्होंने जगह जगह पोस्टर लगाए, मैंने आपको दिखाया भी है कि ये पोस्टर कैसे लगाए। अंकिता बेटी के साथ जो हुआ वो अब हुआ, इसके पहले कितने अपराध हुए? क्या किया आपने? बताओ कि क्या करा था आपने उस व्यक्ति के साथ? प्रणव चैंपियन टिकट ही तो नहीं दिया, तो टिकट तो महेश जोशी को भी नहीं दिया। अब शब्दों का इस्तेमाल किया था जिसने, प्रणव चैंपियन ने, आज तक आपकी पार्टी में है, उसे निकाला था कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। 13 महीने के अंदर आपकी पार्टी में आ गया। उसने उत्तराखंड, जो हमारी माँ है, उसको अभद्रता से गंदी बात गाली दी थी। उसने लिंग पर बताया था आपने हमारी उत्तराखंड माँ को। वो आज भाजपा का बेशरम नेता है, भाजपा का। और आप लोगों का संगठन मंत्री इसी सरकार का 2017 के बाद उसने क्या किया था? आप ही क्या टाइपिस्ट का काम करने वाली उस बेटी के साथ उसका यौन उत्पीड़न लगातार करता रहा। फिर आपके एक नेता ने उस लड़की को कहा, जब उसने शिकायत करी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उस लड़की ने स्टिंग किया और उस स्टिंग में आया कि उस नेता ने कहा अगर वो प्रचारक है तो क्या शारीरिक जरूरतें उसकी भी होती है? तो शारीरिक जरूरतें पूरी करने के लिए इन आरएसएस संघियों के लोगों को आप उत्तराखंड में लाओगे? हमारे यहाँ की बेटियों का यौन उत्पीड़न करवाओगे? बेशरम, शर्म नहीं आती? पूरी की पूरी भाजपा और संघियों, शादी करना शुरू कर दो। लड़कियों का उत्पीड़न करते हो, यौन उत्पीड़न, फ्रस्ट्रेटेड हो। तस्वीरें आती है छोटे छोटे लड़कों के साथ गंदी गंदी पोजेज में, तुम लोगों की गंदी घटिया तस्वीरें। इतने बेशरम हो, हवस के शिकार हो। हवस में किसी के साथ भी पता नहीं कहां किसके साथ क्या कर दो। इतने गंदे लोग हो।
शादियां नहीं करते हो और बताते हो मैं शादी नहीं करी, टीका लगा लेने से कोई साधु नहीं बन जाता। जितना गंदा होगा वो आदमी वो गंदा ही रहेगा, साफ नहीं हो जाएगा। और जितना टीका लगाओगे उतना दिखता है कि कितने गंदे आदमी हो और अपनी गंदगी को छुपाने के लिए टीके लगाते हो। कहाँ है संजय कुमार संगठन मंत्री, कहाँ है? वो केस का क्या हुआ बताए पुष्कर सिंह धामी जी। आप मुख्यमंत्री है ना, बेटियों की बात कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान की बात कर रहे थे ना आज अपनी मीटिंग में। तो बताओ उस बेटी के साथ जो हुआ, उसका यौन उत्पीड़न हुआ, उस केस में क्या हुआ? उसका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे थे क्योंकि इनका संगठन मंत्री था संजय कुमार। कहाँ है संजय कुमार? अरेस्ट क्यों नहीं किया आज तक? क्यों नहीं किया अरेस्ट? उसके बाद इनका दूसरा आया विधायक द्वाराहाट का, एक 20-22 साल की लड़की का उसने यौन उत्पीड़न शुरू किया और इतना उत्पीड़न किया उस लड़की का कि वो लड़की गर्भवती हो गई। फिर उसे लेके गया एक अस्पताल में उसका अबॉर्शन कराने। लड़की होशियार थी, वो समझ गई, उसने वो दवाई नहीं खाई जो उस लेडी डॉक्टर ने दिया था उसको। और उस बेटी के साथ क्या हुआ? दर दर की ठोकरें खा रही थी। और पुष्कर सिंह धामी भाजपा के विधायक तब भी थे, तुम्हारी सरकार थी जिसने उस लड़की के ऊपर केस करवा दिया, जो केस ये विधायक कर रहा था अपनी पत्नी के माध्यम से कि भाई ये मेरा ये क्या कर रही है? उगाही कर रही है, ब्लैकमेलिंग। तो ब्लैकमेलिंग तो वही करता है ना जिसके पास कुछ हो तुम्हारा। तो उसके पास तो सही में पूरा का पूरा खान था क्योंकि उसके हाथ में, उसकी गोद में एक बच्चा था जिसका डीएनए टेस्ट आज तक नहीं हो पा रहा क्योंकि तुम्हारा वो पूर्व विधायक, उसको भी टिकट नहीं दिया अब की बार। लेकिन पार्टी में वो आज भी है भाजपा की। और कहाँ है महेश नेगी? उसके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। कितना बचा लिया, एक बार अरेस्ट नहीं करा, एक बार नहीं किया। महिलाओं के सम्मान की बात करते हो, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी किसको बेवकूफ बना रहे हो? यह है महिला का सम्मान। और मैटर कोर्ट में लेके गई बेटी, बड़ी कठिन लड़ाई लड़ी, तब लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। आज अंकिता भंडारी के केस को देखकर यह साफ हो जाता है कि अगर वो भी उस वक्त कुछ बोलती तो उसकी भी हत्या करके किसी जंगल में फेंक दिया गया होता। और उस लड़की ने मुझे ये बात स्वयं कही थी कि मैम मैं बच नहीं सकती थी, ये मरवा के मुझे किसी जंगल में फेंक देता। और आज अंकिता भंडारी के साथ हुआ ना। उसके बाद आते हैं इसके ऊपर, इसको डीएनए टेस्ट के लिए कहा गया। इसने आज तक डीएनए टेस्ट नहीं करा, भाग रहा है। मगर भाजपा का ये बहुत महत्वपूर्ण नेता आज भी है। भाजपा इसे अब तक पार्टी से निकाल नहीं पाई। इसलिए जो ड्रामे है ना, विनोद आर्या को हमने निकाल दिया तो सारे के सारे एविडेंस तुमने मिटा दिए उसके बेटे को बचाने के लिए। और वो विनोद आर्या आज भी खुलेआम घूम रहा है क्योंकि वो पूरी जांच को प्रभावित कर रहा है, पी रेणुका देवी हो या कोई भी हो। लेकिन जब तक विनोद आर्या बाहर है वो इस जांच को इन्फ्लुएंस कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी पी रेणुका देवी आ जाए, डीजीपी महोदय खुद कर ले, लेकिन अगर विनोद आर्या अरेस्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि जांच को प्रभावित किया जा रहा है। और जांच को प्रभावित करने के लिए उसे पार्टी से निकालकर उसे खुलेआम छोड़ रखा है कि जाओ जिस भी पुलिस वाले से मिलना है मिल लो, मगर तुम बिल्कुल संरक्षित हो, हम तुम्हें अरेस्ट नहीं करेंगे। तो बताइए पी रेणुका देवी जी, आप तो इसमें पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, कब अरेस्ट कर रही हैं आप विनोद आर्या को? कब कर रही हैं? उन पुलिस वालों को कब अरेस्ट कर रही हैं जिन पुलिस वालों को, संतोष कुंवर जिसको हटाया गया केदार भंडारी वाले मैटर में जब उठी आवाज, कब आप अरेस्ट करेंगे उन सारे पुलिस वालों को? या कम से कम आप अपने केस में पूछताछ तो कर ही सकती हैं रेणुका देवी जी। तो ये सारी कहानियां आपने देखी और ये मुख्यमंत्री है, ये महिला सम्मान पे मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं। और उत्तराखंड की बेटियों के साथ क्या होता है, इनका एक और विधायक। भाई मैं तो ऐसे लोगों को भी जानना चाहती हूँ जो लोग ऐसे कुंठित मानसिकता, आपराधिक मानसिकता, गंदी सोच वाले लोगों को वोट भी देते हैं। क्योंकि तीसरा नाम आ रहा है उस विधायक का जो अब भी विधायक है, जो पिछली वाली भाजपा सरकार में भी विधायक था, सुरेश राठौर, हरिद्वार से। और हरिद्वार के लोग इसको चुनते हैं भाई,
कैसे लोग हैं आप, चुनते हैं इसको। और ये वही है जिसके ऊपर इसी की पार्टी की कार्यकर्ता ने एफआईआर दर्ज करा कि इसने मेरा बलात्कार किया। ये केस हुआ इसके ऊपर। तो ये गंदे गंदे लोग, भाई मुझे तो कहीं कोई संघी दिख जाए, कोई भाजपाई दिख जाए तो यही लगता है कि इसके दिमाग के अंदर कितनी गंदी सोच होगी, कितनी गंदी बातें सोचता होगा, कितना कपटी होगा, कितना चालाक और बदमाश होगा। गंदी बातें सोच रहा होगा और सोच रहा होगा अपराध कैसे करूं, इसमें से निकलूं कैसे। ऐसे है ये भाजपा के नेता। तो भाजपा के नेता और संघ के नेता, इनको बचाने का काम कर रही है पुष्कर धामी सरकार। अब आ जाते हैं पुष्कर धामी जी, महिलाओं के बारे में तो बड़ी बातें बता दी और आपने वो तमाम पोस्टर लगाए हैं कि महिला खुशहाल, युवा खुशहाल, किसान खुशहाल। कौन खुशहाल, कौन सा युवा खुशहाल? वो युवा जो यूके SSC का आपने पूरा घोटाला करवा रखा है और ये घोटाला आप लोगों ने करवाया है। हाकम सिंह आप लोगों का आदमी है, ठीक त्रिवेंद्र सिंह रावत से लेकर आप तक उसके तार जुड़े हुए हैं। ठीक वैसे जैसे विनोद आर्या की तस्वीरें डीजीपी महोदय के साथ भी है और मुख्यमंत्री के साथ भी, निशंक के भी साथ है, बंसल के साथ है जो राज्यसभा का सांसद है, रेखा आर्या के साथ है और तमाम नेताओं के साथ है। तो ये साफ है कि इन सभी को बचाया क्यों जाता है, क्योंकि इनके तार बहुत दूर तक जुड़े होते हैं। मगर अब आ जाते हैं हम अपने युवाओं पर। कौन से युवाओं की बात कर रहे हैं, कौन से युवा हैं जो खुशहाल है आज उत्तराखंड में? बताए पुष्कर धामी सरकार। पुष्कर धामी सरकार ये बताए कि इतने जो आंदोलन हुए, जो धरना स्थल पे बच्चों को पटक पटक कर फेंका जाता है, चाहे फार्मासिस्ट हो, चाहे यूके SSC वाला मैटर हो, चाहे वो PWD हो, चाहे सिंचाई विभाग, चाहे किसी भी विभाग को देख लीजिए, शिक्षकों को देख लीजिए, हर कोई सड़क पर होता है और चीटिंग करवाते हैं। क्योंकि अब आते हैं हाकम सिंह पर। हाकम सिंह की इतनी सारी प्रॉपर्टी पता नहीं चली, तो वो सारे एविडेंस डिस्ट्रॉय करे जा रहे हैं उसकी सारी प्रॉपर्टी को तोड़ तोड़ कर। अगर ऐसा नहीं है तो जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो हाकम सिंह के रिजॉर्ट, मकान सब क्यों तोड़े जा रहे हैं? क्योंकि वहां पर बहुत कुछ ऐसा मौजूद है जिसको पुष्कर सिंह धामी जी को हटाना है। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी की तस्वीरें हाकम सिंह के साथ आई हैं। पुष्कर सिंह धामी जी के साथ ही इसके पहले वाले भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के साथ भी ये तस्वीरें हमने देखी हैं हाकम सिंह की। हाकम सिंह की इतने लोगों के साथ तार जुड़े। और हाकम सिंह कौन? हाकम सिंह किसी अधिकारी के घर में पहले खाना पकाता था। ऐसा नहीं है कि खाना पकाने वाला एक बड़ा व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन ऐसा क्यों है कि जितने भाजपाई हैं वो कहीं पे भी कुछ भी काम कर रहे हो, चाय बनाने का काम कर रहे हो, चाउमीन की दुकान चलाते हो, वो भी अवैध जो टूट जाती है। ऐसा क्यों है कि वही कोई मंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री भी बनता है, कोई मुख्यमंत्री भी बनता है और कोई मेयर भी बनता है भैया, और वो इतना बड़ा आदमी बन जाता है कि वो गायक भी अपने आप को बताता है, दूरदर्शन पे भी आता है हाकम सिंह की तरह। और हाकम सिंह तो एक छोटी सी मछली है जो फंस गई है। असली तार जहां तक जुड़े हैं वो सीधे उन लोगों तक है जिनके साथ हाकम सिंह की तस्वीरें हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, आप जानते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनके ऊपर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक केस लटक रहा है जिसकी वजह से उनकी कुर्सी गई थी, या पुष्कर सिंह धामी हो जिनके साथ हाकम सिंह की तस्वीरें हैं। क्यों, कैसे, कब तक बचाया जाएगा? जनता देख नहीं सकती। जनता को आप भ्रमित करके वोट ले लीजिए, लेकिन यही जनता आपको जब पटकेगी ना तो उस दिन पुष्कर सिंह धामी, आप और आपकी पूरी पार्टी उसी धरना स्थल पर बैठी होगी जो बनाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने। एक लोकतंत्र में एक धरना स्थल वो होता है जिस धरना स्थल पर आप लोगों की आवाजों को सुन सके। पहले यह धरना स्थल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बिल्कुल बीचों बीच थी और ये सोच के करा गया था, परेड ग्राउंड में करा गया था। मगर गंदगी तो मोदी जी को भी पसंद नहीं और आवाजें जो विरोध का स्वर होती है
वो तो भाजपाइयों को पसंद इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि करना क्या है, उन्हें कुर्सी चाहिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। मैं जानना चाहती हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री हैं निशंक जी। निशंक जी पहले क्या करते थे? टीचर थे, बहुत किताबें लिखी है। मुख्यमंत्री बनते हैं, किताबें तब भी लिखने लगते हैं, पता नहीं कहां से समय निकालते हैं। खैर, लेकिन ये बताया जाए कि निशंक जी जब पॉलिटिक्स में आए तो तब ऐसा क्या हुआ कि ऐसा लगता है जैसे पूरे इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, किसी भी पार्टी का देख लीजिए, और मैं एक पार्टी की बात नहीं करूंगी यहाँ पे। जागरूक होइए, आंखें खोलिए, आपस में लड़ेंगे, कहेंगे पहाड़, प्लेन, गढ़वाल, कुमाऊं, लड़ते रहो लड़ते रहो, यही तो ये चाहते हैं। और उसी में बस इन्हीं को बस चुनते जाओ, और ये लूट लूट के खा गए उत्तराखंड को। एक व्यक्ति जो साइकिल पर चलते हुए मैंने जिसको देखा, जो पढ़ाने जाया करता था, वो साइकिल से कब उतरा कोई मुझे बताए, और इतने पैसे कैसे उसने बनाए, इतने कॉलेज उसने बनाए, उसके बच्चों के नाम पे कई कॉलेज हो गए। सिर्फ उसके नहीं, दोनों तरफ है, सब तरफ है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जागरूक नहीं हैं। आप बनाते हैं नेता, जब तक आप नहीं तब तक नेता नहीं। मगर अगर ऐसे लोगों को आपने नेता बनाया है तो इसकी जो गलती ये जो करी है आपने, ये आपकी है। जनता को जनार्दन माना जाता है, जैसी जनता होती है वैसा ही उनको नेता मिलता है। सुना है ना? तो जैसा राजा वैसी प्रजा, या जैसी प्रजा वैसा राजा। तो इसलिए समझ लो कि आज हम राजा और प्रजा वाली स्थिति में नहीं है। लेकिन कब तक आंखें बंद रखेंगे? मैं जानना चाहती हूं उत्तराखंड की प्रचंड बहुमत की, प्रचंड अहंकारी सरकार के प्रचंड अहंकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से, सतपाल महाराज आखिर केदारनाथ कभी जाते क्यों नहीं? केदारनाथ के पंडा पुरोहित सड़कों पे क्यों हैं? सड़कों पे इसलिए है क्योंकि देवस्थानम बोर्ड एक्ट इनको वापस लेना पड़ा। सतपाल महाराज का इतना बड़ा सा आश्रम हरिद्वार में है, उनका कोई आश्रम केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धामों में कहीं नहीं है। वहां पे अपनी पकड़ बनाने के लिए इन्होंने एक चाल चली है साथियों। वो चाल ये है कि वो जो तिरुपति बालाजी मंदिर है, उनके साथ अब बद्री केदार टेम्पल समिति एक एमओयू करने की बात कर रहा है कि वो बताएंगे कि यहाँ लोग कैसे आए, तो उनको कैसे संभाला जाए। भाई समझ में नहीं आता कि हंसो या रो। आखिर ये भाजपा की सरकार है, इन्हें काम करना नहीं आता और इन्हें पता नहीं कि व्यवस्था को ठीक कैसे करना है। जो लोग 4 धाम यात्रा के लिए आते हैं, ये खुद बता रहे हैं कि हम उन्हें संभाल नहीं सकते, और हमें पता भी नहीं है कि हमें उन्हें संभालना कैसे है। क्योंकि ये कह रहे हैं व्यवस्था के लिए प्लेन से आएगा एक ट्रस्ट के लोग, कौन? तिरुपति बालाजी ट्रस्ट से, और उनके साथ हम एमओयू साइन करेंगे। वो हमें बताएंगे कि यहाँ पे चीजों को व्यवस्थित कैसे करें। आखिर व्यवस्था आप नहीं बना सकते तो सत्ता में क्यों बैठे हो? छोड़ दो ना कुर्सी। और सतपाल महाराज जी, आप केदारनाथ कब जाएंगे? पंडा पुरोहित कर रहे हैं इंतजार, इनको चेतावनी मिल चुकी है। जैसे आपने देखा था ना, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कहा था यहाँ घुसना मत, और घुसने नहीं दिया, वैसी ही चेतावनी इनको मिली है। तभी जब प्रधानमंत्री जी आए थे केदारनाथ पिछले साल नवंबर 2021 में केदारनाथ, तो आपने सतपाल महाराज को नहीं देखा, क्योंकि डरते हैं सतपाल महाराज, जानते हैं कि विरोध होगा। फिर भी ये कारनामा कर दिया उन्होंने। तो पंडा पुरोहितों का कहना है ये एमओयू साइन नहीं किया जाना चाहिए। और इतना कुछ हो रहा, आप देख रहे हैं किस तरह से हिमस्खलन जो होता जा रहा है। जितना आप जो हमारे हिमालय के क्षेत्र में पहाड़ों को छेड़ेंगे तो इसी तरह से हिमस्खलन होगा, इसी तरह से नुकसान होगा। 2013 की आपदा से कुछ नहीं सीखा इन्होंने, और केदारनाथ मंदिर के पीछे हम हिमस्खलन हुआ, फिर द्रौपदी का डांडा में हुआ, और आप जानते हैं हमने कितने सारे अपने ट्रेनी पर्वतारोहियों को खो दिया है। बड़े दुख की बात है कि सरकार आंख नहीं खोल रही। मगर अब जानना चाहती हूं कि हमारे इस धरना स्थल पर क्या चल रहा है। इतनी बारिश में कितना झूठ बोलते हो मुख्यमंत्री, आपकी पुलिस झूठ आपके निर्देशों पर ही बोलती है, वैसे नहीं बोलती। हमारे कुछ बच्चे जो #AddIrrigation228 का हैशटैग चलाते हुए ये मांग कर रहे हैं कि सतपाल महाराज जी, आपने उनसे वादा किया, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। क्यों सतपाल महाराज?
नहीं निभाना पड़ेगा। महाराज किस बात के भाई? जनता हो, जनता की तरह हो। सतपाल सिंह रावत जी, सतपाल सिंह रावत जी, आपने मेरे इन बच्चों को कहा था कि वो 228 पद जो उस प्रपोजल में आए थे एग्जाम के लिए, उसको इंक्लूड किया जाएगा जो सिंचाई विभाग के। आखिर आप उसको इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे हैं? और जब बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे थे गांधी पार्क में, तो उनको जबरदस्ती वहां से उठाया गया और बहाना ये बताया गया कि उस दिन दशहरा था, लोग दशहरा मना रहे थे। शर्म करो, शर्म करो, डूब मरो सरकार, डूब मरो। उस दिन आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग उस दिन त्योहार मना रहे थे। किस मुंह से मनाते हो त्योहार? किस मुंह से? और ये बच्चे वहां से खदेड़े गए। जिस तरह से बॉबी पवार को या बाकी बच्चों के साथ अभद्रता की, बर्बरता करी आपने, वो शर्मनाक है, वो भर्त्सनीय है। भर्त्सना करती हूं मैं आपकी। मतलब कितने गंदे वो लोग होंगे जो अपने राज्य के गरीब परिवारों के बच्चों को, जो वैसे ही परेशान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, अपनी पुलिस को उनके ऊपर छोड़ते हैं। कुछ तो शर्म करो उत्तराखंड की भाजपा सरकार। और इन बच्चों को खदेड़ कर ये लेके गए पुलिस लाइन। वहां से बच्चे उठने को तैयार नहीं हुए। उन्हें कहा कि तुम्हें, और कहा गया पहले तो कि तुम्हें मुचलका भरना पड़ेगा शांति भंग का। कौन सी शांति भंग करी इन बच्चों ने? मैं तो खुद देखती थी, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। तुम गोडसेवादियों, नथुराम गोडसे की औलादों, तुम्हें क्या पता कि गांधी के रास्ते पे चलने वाले बच्चे सत्याग्रह के रास्ते पे चलते हैं। वो तुम्हारी तरह गंदी सोच नहीं रखते, वो केवल अपना अधिकार मानते हैं। दुख की बात है कि इन बच्चों ने आपको वोट दिया। उम्मीद कर रही हूं कि इनकी आंखें खुलेगी। अगर नहीं खुली तो उत्तराखंड तो अब बर्बादी की तरफ चली पड़ा है। हम तो केवल समझा सकते हैं लोगों को, लेकिन अगर लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेंगे, और उन माओ को भी कहना चाहती हूँ कि कुछ तो शर्म करो। तुम्हारे अकाउंट में चुनाव के पहले मोदी के नाम पर कुछ पैसे आ जाते हैं, कुछ मुफ्त का राशन आता है, उसी में इनको वोट देने चली जाती हो। अपने बच्चे के भविष्य को गर्त में डालकर। कैसी महिलाओं हो ये? उत्तराखंड की महिलाएं बेगैरत क्यों हो गई ये जानना चाहती हूँ। तुम्हारे बच्चे सड़कों पे, दर्द मुझे होता है, तुम्हें दर्द नहीं होता। कैसी महिलाएं हो? तुम्हारे बच्चे को नौकरी मिल जाए तो तुम्हें मुफ्त का राशन न चाहिए होगा। तुम्हारे बेटे को नौकरी मिल जाए, तुम्हारी बेटी को नौकरी मिल जाए, उनका जीवन संवर जाएगा और तुम्हारे घर में पैसे भी आएंगे और राशन भी आएगा। इज्जत का, इज्जत वाला पैसा, ये मुफ्त का नहीं। कि मुफ्त का इसलिए होता है ताकि तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करा जाए। तुम्हारे ऊपर एहसान तो तब भी नहीं कर रहे, लेकिन अपने बच्चों की जिंदगी को आज सड़कों पे लाने की जिम्मेदार वो माएं भी हैं जो इस बात पर इनको वोट दे के आए कि हमारे घर में फ्री का राशन और मेरे अकाउंट में 2-3 हजार रुपए मुफ्त के आ रहे हैं। और वो लोग भी हैं जिन्होंने हिंदू मुसलमान के नाम पर मुसलमानों से इतना नफरत कि अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दिया। अरे हिंदू है सड़क पर, खाली मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो तब भी वो परसेंटेज कम रहेगी। अरे 20% तो तब भी रहेंगे एग्जाम वाले भी, लेकिन सड़क पे तो तुम्हारे बच्चे आए, हिंदू का बच्चा आया। अरे जो मंदिर का सत्यानाश कर रहे हो जाके, वो तुम्हारी क्या करेंगे? तुम्हारे लिए क्या करेंगे? जो चाइना को अपनी धरती पे आने दे रहे हैं वो क्या करेंगे? और आज उन बच्चों की बात जरूर करी जानी चाहिए जिनको खदेड़ कर पुलिस लाइन में ले जाया गया। पुलिस लाइन से फिर इनको बस में बैठाया गया दशहरा वाले दिन, और उसके बाद कहा गया कि तुम्हें गांधी पार्क में नहीं मगर परेड ग्राउंड में बैठने दिया जाएगा। मगर नाकारी, निठल्ली, मकार, झूठी, फरेबी सरकार इनको उठाकर ले गई धरना स्थल पर। कोई वहां पे सिस्टम नहीं, कोई वहां पे तैयारी नहीं। ये गरीब बच्चे हैं वहां पर बैठे, और वहां पर आज जिस तरह की बरसात आई है, अगर उन बच्चों को कोई कीड़ा, कोई सांप, कोई बिच्छू काट लेगा तो कौन होगा जिम्मेदार? अरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, एक्सीडेंट ऐसे ही नहीं होते। एक्सीडेंट जब होते हैं बताकर नहीं होते। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए, किसी बच्चे के साथ कोई अनहोनी हो गई तो तुम्हारे राजनीतिक करियर की 13वीं हो जाएगी, 13वीं।
और उठाले पे ये बच्चे सारे आएंगे राजनीतिक करियर के उठाले पर, और आप उसी धरने स्थल पर बैठे हुए होगे किसी धरने का हिस्सा बनकर। पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी भाजपा में। इसलिए जो बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं उन तक अपने किसी नुमाइंदे को भेजिए, पुष्कर धामी जी, उनसे बात करिए। और अगर कुछ शर्म है बाकी, सतपाल महाराज जी, जो आपने वादा किया था कि ये 228 पद जोड़े जाएंगे, ये 228 पोस्ट जोड़े जाए उस लिस्ट में सिंचाई विभाग के, वित्त नहीं है ना, तो मैं साथियों सबको बताना चाहती हूँ, सब समर्थन करें हमारे इन बच्चों के। ये बच्चे कल दिन में 11 बजे से 3 बजे तक भीख मांगने जा रहे हैं सरकार के लिए। किसके लिए? सरकार के लिए भीख मांगेंगे। सिंचाई विभाग के एड इरिगेशन 228 वाले हैशटैग को चलाने वाले, क्योंकि सरकार के पास वित्त नहीं है इन्हें देने के लिए, मगर इनके पास वित्त है प्रेमचंद अग्रवाल की अवैध नियुक्तियों को करने के लिए विधानसभा में। इनके पास वित्त है अपने घूमने फिरने के लिए, इनके पास वित्त है अपने पोस्टर बैनर लगाने के लिए, लेकिन इन बच्चों के लिए नहीं है इनके पास वित्त। और ये बच्चे कल यानी कि 8 अक्टूबर 2022 को भीख मांगेंगे सर्वे चौक से चलते हुए, तिब्बती मार्केट से होते हुए, पंचायती मंदिर के रास्ते घंटा घर तक पहुंचेंगे और वहां से ये जाएंगे सीधे पलटन बाजार, भीख मांगेंगे ताकि सरकार के लिए कुछ पैसा इकट्ठा कर सके। वो पैसा सरकार को ट्रेजरी में रखने का एक मौका मिले और वहां पर जो पैसा जाए उस पैसे से सरकार वित्त बताए कि हमारे पास है तुम्हारी तनख्वाहें देने के लिए। ऐसी है ये सरकार और ऐसे है इनके मंत्री, मुख्यमंत्री। तो ये चीज अब आपको समझ में आ गई होगी कि ये नाकारा, निठल्ली, मक्कार सरकार है और इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। तो समझ लीजिए आप कि अपनी आवाज को उठाना शुरू करिए और उत्तराखंड के वासियों आंख खोलिए। ये राज्य बड़ी मुश्किलों से मिला था, मगर ये राज्य बहुत दिनों तक नहीं रहेगा अगर इसी रास्ते पे चलोगे। जिस दिन इच्छा होगी उसकी, जिसकी तुम करते हो भक्ति ना, उस दिन ये इसको वापस किसी और राज्य में जोड़ देगा। हो सकता है उत्तर प्रदेश में, सोच के देखो, अगर हरियाणा में जोड़ दिया तो क्या होगा। तब करते रहना पहाड़ प्लेन, कुमाऊं गढ़वाल, करते रहना और रोते रहना, फायदा नहीं होगा। आंखें खोलो और जागो, क्योंकि अगर अब नहीं जागे तो कब जागोगे। इन बच्चों की खातिर जागो, अपने राज्य की खातिर जागो, उस बेटी अंकिता भंडारी के लिए जागो, केदार भंडारी के लिए जागो, अपनी व्यवस्था को ठीक करने के लिए जागो, पुलिसिंग सिस्टम को ठीक करने के लिए जागो, अपने नेताओं को सही रास्ते पे लाने के लिए जागो। जागो उत्तराखंड, जागो। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक आवाज जाए आपकी समस्या सरकार को समझ में आए और सरकार की नींद खुल जाए। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।